मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 12th फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जब कोई मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो उस मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो मूविंग चार्ज सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो हमने केस लिया था उसमें एक मूविंग चार्ज था और वो मैग्नेटिक फील्ड में उसने एंटर किया था। कैसे एंटर किया था? मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मली, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल था वेलोसिटी का? 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मली या मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स की वजह से उसका पाथ कैसा होगा? उसका पाथ होगा सर्कुलर। ठीक है, और उस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना होगा वो हमने फाइंड आउट किया था। उसका टाइम पीरियड कितना होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये तीन चीजें हमने वहां पे कैलकुलेट की थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है, वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की, वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर नहीं है, किसी एंगल के ऊपर है। ठीक है, किसी एक्यूट एंगल के ऊपर है। तो मान लो यहाँ पे ये डायरेक्शन आपके मैग्नेटिक फील्ड की, इस एरिया में, यहाँ पे इस रीजन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग दिस डायरेक्शन। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये। यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है, वो चार्ज पार्टिकल एंटर करता है। कैसे एंटर करेगा? वो किसी एंगल थीटा पे एंटर कर रहा है। यहाँ पे मान लो ये वेलोसिटी है उसकी, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर, तो यहाँ पे एंगल कितना है? 9। इनके बीच में जो एंगल है वो मान लो कोई थीटा डिग्री है। थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। तो 0 और 90 के बीच में कोई भी एंगल है थीटा डिग्री है। तो अब इस चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी को मैं यहाँ पे दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लेता हूँ। एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर और एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग। तो देखो ये जो कंपोनेंट होगा इसकी वेलोसिटी का, जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ये वेलोसिटी इसकी हो जाएगी v sin थीटा। दिस इज v sin थीटा। और वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगा, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग कंपोनेंट कितना हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा इसका, ये वाला कंपोनेंट अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज v cos थीटा। दिस इज v cos थीटा। अब देखो यहाँ पे भाई मान लो आपके पास जो चार्ज है ना, जो चार्ज है जो मूव कर रहा है, वो मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है। क्या मान लेता हूं मैं? पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे ये प्लस क्यू चार्ज है जो मूव कर रहा है यहाँ पे। तो इस प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? फोर्स किधर लगेगा? इस प्लस क्यू चार्ज पे। जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पे फोर्स कितना लगेगा और किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, वो हम कैसे निकालेंगे? हमने लास्ट टाइम एक रिलेशन निकाला था फोर्स का। फोर्स कितना लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा। देखो, तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू क्या है? चार्ज है क्यू, वी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर। तो ये आपका फोर्स आ जाएगा। ठीक है, जब भी कोई चार्ज क्यू मैग्नेटिक फील्ड बी में मूव करेगा, v वेलोसिटी से मूव करेगा, तो उस पे कितना फोर्स लगेगा? उस पे F फोर्स लगेगा। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? F इज इक्वल टू क्यू और v क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। v क्रॉस b का मैग्नीट्यूड कितना होता है? v का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड।
ये होता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या इस कंपोनेंट की वजह से, इस कंपोनेंट की वजह से देख रहा हूं मैं इसकी अलोंग जो वेलोसिटी है, अब मैंने इस चार्ज पार्टिकल की जो मोशन थी ना, चार्ज पार्टिकल की जो मोशन थी, इसको मैंने दो अलग अलग, ये एक्चुअल में इसकी जो मोशन थी ये 2 डायमेंशनल मोशन थी। कैसी मोशन थी? 2 डायमेंशनल। ठीक है, तो यहां मैंने इसको दो 1 डायमेंशनल मोशन में कन्वर्ट कर दिया। ये अपने 11th में पढ़ा था। तो इस मोशन की वजह से, जो इस वेलोसिटी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, इस वेलोसिटी की वजह से कितना फोर्स लगेगा? भाई ये जो वेलोसिटी है इसकी वजह से फोर्स कितना लगेगा? इसकी वजह से देखो इस वेलोसिटी में और इस मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल है? 0। तो फोर्स क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, उस वेलोसिटी की वजह से, उस मोशन की वजह से इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कितना? 0। अब मैं इस कंपोनेंट की वजह से देख रहा हूं, इस v sin थीटा, इस वेलोसिटी की वजह से, इस मोशन की वजह से इस पे कितना फोर्स लगेगा? अब इस वेलोसिटी में और इस मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 90 हो जाता है 1। तो इसकी वजह से इस पे मैक्सिमम फोर्स लगेगा। अब जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा? F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, ये फोर्स लगेगा। और अब देखो डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की? फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं भाई? अगर चार्ज ये प्लस का है, अगर क्यू आपका प्लस का है, तो जो जो डायरेक्शन v क्रॉस b की है वही डायरेक्शन किसकी है? f की है। तो v क्रॉस b, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? यूजिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल को कैसे यूज करते हैं? अपना जो हाथ है, राइट हैंड है, stretch the palm of a right hand in such a way, stretch the palm of a right hand in such a way so that the folded finger or the curling of finger should be pointed towards b vector। इस तरीके से करना है। देखो v क्रॉस b, तो पहले अपना जो राइट हैंड है उसको किसके अलोंग कर लो? उसको पहले वेक्टर के अलोंग। यहाँ पे पहला वेक्टर v है। इस तरीके से करो कि अगर मैं फिंगर को फोल्ड करूं, फिंगर को मैं बेंड करूं, तो वो फिंगर किधर जानी चाहिए? सेकंड वेक्टर की तरफ जानी चाहिए। यहाँ पे इस हाथ को मैं ऐसे करूं या मैं इसको ऐसे करूं, इसको मैं ऐसे करूंगा ताकि जब मैं इनको बेंड करूंगा तो ये b की तरफ जाए, सेकंड वेक्टर की तरफ जाए। तो अंगूठा जो है वो आपको क्या दे देगा? अंगूठा आपको v क्रॉस b की, अंगूठा आपको v क्रॉस b की डायरेक्शन दे देगा। और अगर ये प्लस का है तो जो v क्रॉस b की डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन है? f की डायरेक्शन है। तो यहाँ पे देखो इस वाले केस में इधर वेलोसिटी है तो फोर्स किधर लगेगा? फोर्स नीचे लगेगा। फोर्स किधर लगेगा? इसके ऊपर, नीचे की तरफ लगेगा। तो ये आपका सीधा जाने की बजाय, ये पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल सीधा जाने की बजाय ये ऐसे नीचे जाएगा, नीचे ऐसे ऐसे जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ऐसे सर्कल में मूव करेगा, ये ऐसा सर्कल पाथ होगा इसका, ऐसा सर्कल होगा। ठीक है, ये सर्कुलर पाथ तो किसकी वजह से है? ये सर्कुलर पाथ तो इस वेलोसिटी की वजह से, इस पे जो फोर्स लग रहा है, इस वेलोसिटी की वजह से इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उसकी वजह से ये सर्कुलर पाथ है। लेकिन एक और वेलोसिटी इसके पास है, एक और वेलोसिटी है v cos थीटा, एक वेलोसिटी इसके अलोंग भी है। इसकी वजह से कोई फोर्स तो नहीं है, लेकिन इस तरफ इसकी वेलोसिटी तो है, इस तरफ इसकी मोशन तो होगी, मूवमेंट तो होगा। तो ये ऐसे सर्कल में मूव करेगा और साथ साथ ये आगे भी बढ़ेगा, ऐसे ऐसे आगे भी बढ़ेगा और मूव भी करेगा। ऐसे आगे क्यों बढ़ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग आगे क्यों बढ़ रहा है? इस वेलोसिटी के कंपोनेंट की वजह से। सर्कल में क्यों मूव कर रहा है? ये सर्कल में मूव कर रहा है इस वेलोसिटी की वजह से, जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाएगा, थीटा अगर 0-90 के बीच में है तो वो पाथ कैसा होगा उसका? उस चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? उस चार्ज पार्टिकल का पाथ होगा हेलिकल। कैसा पाथ होगा उसका? उस चार्ज पार्टिकल का पाथ होगा ऐसा, ऐसे हेलिकल पाथ होगा उस चार्ज पार्टिकल, ऐसा पाथ होगा।
ऐसे पाथ में ये मूव करेगा, ऐसे। कैसा पाथ होगा? हेलिकल पाथ होगा। दिस इज हेलिक्स। तो पाथ कैसा हो जाएगा उसका? हेलिकल पाथ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे हमें ना दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहला पॉइंट तो हमारा ये था कि जब थीटा क्या होगा, जब थीटा होगा थीटा होगा आपका 90 डिग्री। थीटा किसके बीच का एंगल है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के। मतलब अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो पाथ कैसा होगा? पाथ होगा सर्कुलर। पाथ कैसा होगा? पाथ होगा सर्कुलर। चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? सर्कुलर। अगर थीटा आपका एक्यूट एंगल है 90 जीरो के बीच में है तो पाथ कैसा होगा? पाथ इसका होगा हेलिकल। पाथ कैसा होगा? हेलिकल। तो हेलिकल पाथ में ये मूव करेगा। तो भाई यहां से भी सिंपली ये आपका ऑप्शन टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैसा पाथ होगा, ठीक है। तो इसमें अब देखो, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में हमने रेडियस फाइंड आउट किया था, हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट किया था और हमने फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट किया था। यहाँ पे हम क्या क्या चीजें कैलकुलेट करने वाले हैं, देखो। यहाँ पे सबसे पहले तो हम निकालेंगे हेलिक्स का रेडियस। तो रेडियस ऑफ हेलिक्स, हेलिक्स का भी रेडियस होता है, रेडियस ऑफ हेलिक्स। तो इसमें जो सर्कुलर पाथ है ना भाई, इसमें जो ऐसे सर्कल बन रहे हैं इसका जो रेडियस है, तो ये होगी इस हेलिक्स की एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगी इसकी एक्सिस। और एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है ना, ये होता है इसका रेडियस। तो रेडियस ऑफ हेलिक्स का मतलब है यहाँ पे जो सर्कुलर पाथ है, ये सर्कल सा बन रहा है ना, इस सर्कल का एक लूप का जो रेडियस है वो रेडियस है, ठीक है। तो रेडियस कैसे निकाल लेंगे? यहाँ पे क्या करते हैं, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स विल प्रोवाइड हियर द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फोर्स है। और न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो m इंटू ए सी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। m क्या यहाँ पे इस चार्ज पार्टिकल का मास है। तो यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा? क्या वी बी साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू मास और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा? वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी ले यहाँ पे? v स्क्वायर बाय रेडियस r। अब ये v कौन सी वेलोसिटी लें भाई? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो होता है जिसकी वजह से पार्टिकल सर्कल में मूव करता है। तो जो सर्कल में मूव करेगा, जो सर्कल में ये मूव करेगा वो तो इस कंपोनेंट की वजह से मूव करेगा ना, इसकी वजह से तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग आगे की तरफ मूवमेंट होगा, इसमें आगे की तरफ मूव करेगा। ये सर्कुलर पाथ तो इसकी वजह से है ना, इसमें v साइन थीटा की वजह से। v साइन थीटा की वजह से कह सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं जो सर्कुलर पाथ है या जो इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इसमें जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो कौन सी वेलोसिटी की वजह से है? वो तो इस वेलोसिटी की वजह से है जो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है? परपेंडिकुलर है। जो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो आप यहाँ पे v स्क्वायर नहीं, v साइन थीटा का स्क्वायर लोगे। किसका स्क्वायर लोगे? v साइन थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक v साइन थीटा तो ये है, तो एक v साइन थीटा से एक पावर कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ पे हमारा जो रेडियस है वो किसके बराबर आएगा? रेडियस विल बी इक्वल टू एम वी साइन थीटा, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, अपॉन क्यू बी। तो जब भी आप रेडियस निकालोगे, किसका रेडियस निकालोगे? जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो एंगल देखो, एंगल चाहे 90 हो या 0-90 के बीच में हो, जब भी आप रेडियस निकालोगे ना, तो इसको मैं जनरलाइज कर देता हूं, R विल बी इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। इसके नीचे मैंने ये लगा दिया परपेंडिकुलर का साइन। तो रेडियस जब भी निकालोगे ना, तो क्या वेलोसिटी कौन सी लेनी है? वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेना है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो? परपेंडिकुलर हो। अगर सिर्फ ऐसे दे रखा है कि भाई इधर मैग्नेटिक फील्ड है, इधर मूव कर रहा है कोई चार्ज पार्टिकल v से, तो यही परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया, क्योंकि पूरी की पूरी वेलोसिटी क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये हो गया। अगर ऐसे दे रखा है कि वेलोसिटी इस तरफ है, थीटा एंगल ये दे रखा है, तो
तो ये कंपोनेंट हो जाएगा v sin थीटा। तब यहाँ क्या लेना है, v sin थीटा लेना है, ठीक है। तो रेडियस निकालते वक्त क्या लेंगे हम, एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू पी, ये हो गया इसका रेडियस निकालने का हमारा फॉर्मूला। अब देखो रेडियस अगर आ गया तो अब टाइम पीरियड निकालना तो आसान है। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा इसका, टाइम पीरियड क्या होता है, कितनी डिस्टेंस कवर की भाई, एक साइकिल में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ये, एक साइकिल में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ये। एक साइकिल में देखो टोटल डिस्टेंस नहीं निकाल रहा मैं, यहाँ पे मैं एक साइकिल का टाइम पीरियड निकालूंगा। और एक साइकिल में जो ये एक सर्कल पूरा करेगा ऐसे, हालांकि आगे भी मूव कर रहा है ये, आगे भी मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो एक सर्कल जो पूरा करेगा, ये सर्कल जो पूरा करेगा भाई, जो सर्कुलर पाथ में भी है ये ऐसे से मूव कर रहा है, ये आगे भी बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, लेकिन जो सर्कुलर पाथ में ये मूव कर रहा है वो किस वेलोसिटी की वजह से मूव कर रहा है, v sin थीटा की वजह से। और हमें पता है कि जो v sin थीटा है, जिसकी वजह से ऐसे सर्कल में मूव कर रहा है, जो v sin थीटा वो कंपोनेंट है जो इसके परपेंडिकुलर है, तो वो कंपोनेंट तो v sin थीटा ही रहेगा। क्या इसकी वेलोसिटी, इसकी जो स्पीड है, क्या वो कहीं चेंज होने वाली है, इसकी स्पीड कहीं चेंज नहीं होने वाली है भाई, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इस कंपोनेंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है बार बार, इसकी तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, लेकिन आपकी जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड निकालेंगे, देखो टाइम पीरियड में एक जो साइकिल है इसका, मान लो यहां से लेके ये इसका यहाँ पे एक साइकिल पूरा हुआ, तो मैं पूरे साइकिल की डिस्टेंस नहीं ले रहा, मैं डिस्टेंस किसकी लूंगा, जो एक सर्कल में मूव कर रही है। यहाँ पे दो टाइप की मोशन है, एक तो सर्कल में मूव कर रहा है और एक आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो मैं सिर्फ जो सर्कुलर मोशन है वो डिस्टेंस लूंगा। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसमें, 2 पाई r, डिस्टेंस कितनी होगी 2 पाई r, सर्कल की सरकमफ्रेंस। और ये जो सर्कल में मूव कर रहा है, इसमें ये किस वेलोसिटी की वजह से है, ये v sin थीटा की वजह से है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या दे देगी आपको, टाइम दे देगी। डिस्टेंस कितनी कवर किएगा, 2 पाई r। भाई ये पूरे एक साइकिल की पूरी डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्टेंस तो ज्यादा हो जाएगी, पूरे साइकिल की तो ज्यादा हो जाएगी। मैंने कौन सी डिस्टेंस ली है, मैंने डिस्टेंस ली है जो सिर्फ सर्कल की डिस्टेंस है, और यहाँ पे स्पीड भी मैंने वही ली है जो आपकी सर्कुलर पाथ में जो स्पीड है, आगे वाली जो स्पीड है, इस स्पीड को मैंने काउंट नहीं किया। तो यहाँ पे 2 पाई r अपॉन v sin थीटा। और देखो अब इसमें r की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर दो, ये जो है r की वैल्यू क्या है आपकी 2 पाई, और r की जगह रख देंगे एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, ये आ गई अपॉन एम वी साइन थीटा। तो वी साइन थीटा से वी साइन थीटा, और नहीं सॉरी यहाँ नीचे वी साइन थीटा ही था, एम नहीं था, तो वी साइन थीटा से वी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो देखो यही टाइम पीरियड कब आया था, पहले वाले केस में आया था जब वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था, और यही टाइम पीरियड कब आएगा जब वो हेलिकल पाथ में मूव करेगा। तो फ्रीक्वेंसी भी सेम आएगी, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड लेते हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी आपकी क्यू बी अपॉन 2 पाई एम हो जाएगी। तो हमें मेन तो यही है, हमें रेडियस में देखो, रेडियस में अलग है, वहां पे रेडियस कितना आया था हमारा एम वी अपॉन क्यू बी आया था, इसमें साथ में क्या लग जाएगा साइन थीटा लग जाएगा, बस रेडियस का डिफरेंस है, ठीक है। तो रेडियस टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी सेम है यहाँ भी, और यहाँ भी वही चीज हम नोट करेंगे कि यहाँ भी जो टाइम पीरियड है ना, वो भी आपका इस चार्ज पार्टिकल की स्पीड से इंडिपेंडेंट है। तो टाइम पीरियड हमेशा क्या रहता है, चाहे वो सर्कल में मूव करे, चाहे वो हेलिकल पाथ में मूव करे, जो टाइम पीरियड होता है वो तो इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड रहेगा, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और टर्म होती है हेलिक्स के अंदर, उसको हम बोलते हैं पिच। जो पिच है वो क्या होती है, हेलिक्स की जो पिच होगी वो क्या होगी, इसको पी से लिखेंगे। देखो जब ये अपना एक साइकिल पूरा करेगा, जितने टाइम में ये अपना एक साइकिल पूरा करेगा, इसका यहाँ पे एक साइकिल पूरा हो गया, अब यहां से यहाँ पे दोबारा साइकिल पूरा हो गया, तो एक साइकिल जितने टाइम में पूरा करेगा उसको बोलेंगे इसका टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे इसका टाइम पीरियड।
तो एक टाइम पीरियड में ये सर्कल में मूव करने के साथ साथ आगे भी बढ़ रहा है, तो एक टाइम पीरियड जो टाइम है उतने टाइम में ये मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, हेलिक्स की एक्सिस के अलोंग कितना आगे की तरफ डिस्प्लेस हुआ, कितना डिस्प्लेस होगा मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, हेलिक्स की एक्सिस के अलोंग। तो हेलिक्स की एक्सिस के अलोंग जो मूवमेंट होता है एक टाइम पीरियड में, कितने टाइम में, एक टाइम पीरियड में, उस डिस्टेंस को, उस डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं हेलिक्स की पिच। तो हेलिक्स की जो पिच है वो क्या है, एक टाइम पीरियड में जितना आगे की तरफ मूव करेगा, हेलिक्स की एक्सिस के अलोंग मूव करेगा। अब हेलिक्स की एक्सिस के अलोंग इसकी स्पीड कितनी है, v cos थीटा है, v cos थीटा स्पीड है। और कितना टाइम, कितने टाइम में डिस्टेंस देख रहे हैं, एक टाइम पीरियड में, तो ये टाइम हो गया। तो डिस्टेंस इनटू टाइम, इतना मूवमेंट होगा, इतनी डिस्प्लेसमेंट होगी इसकी एक टाइम पीरियड में हेलिक्स की एक्सिस के अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, तो ये हमारी पिच हो जाएगी। ठीक है, तो P इज इक्वल टू वी कोस थीटा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था आपका, 2πm अपॉन क्यू बी। ये तो ये हो जाएगा आपका पिच। तो पिच क्या होगी, 2πmv कोस थीटा अपॉन क्यू बी। तो ये हो गया पिच, हेलिक्स की पिच का। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, और इन फॉर्मूले पे ही आपके न्यूमेरिकल बनने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी हम करेंगे। अभी इसमें देखो एक और टॉपिक कर लेते हैं यहाँ पे आगे। जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पे क्या लगेगा, उस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और अब उसका पाथ कैसा होगा वो डिपेंड करता है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना है। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब देखो, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में, ऐसा कोई रीजन है जहां पे दोनों फील्ड हैं, ऐसा कोई स्पेस है, ऐसा कोई रीजन है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो अगर दोनों में, जहां पे दोनों फील्ड हैं वहां पे कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उस पे फोर्स कितना लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है, मतलब ऐसे रीजन में मूव करता है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो उस पे क्या लगेगा, उस पे दो फोर्स लगेंगे। कौन कौन से फोर्स लगेंगे, जो उस पर फोर्स लगेगा वो लगेगा, एक तो फोर्स लगेगा उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और एक फोर्स उस पर लगेगा किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और जो उस पर टोटल फोर्स होगा, जो उस पर नेट फोर्स होगा, वो दोनों फोर्स का वेक्टर सम के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, दोनों फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होगा। जब कोई, देखो यहाँ पे जो एफ ई है, एफ ई क्या है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है वो क्या आपका एफ ई है। ठीक है, ऐसे ही जो एफ सब स्प्लिट में एम लगा दिया, तो ये आपका हो गया फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे दोनों फील्ड हैं, किसी रीजन में दोनों फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। ठीक है, तो दोनों फोर्स लगेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, और दोनों का वेक्टर सम किसके बराबर हो जाएगा, टोटल फोर्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो फोर्स है, ये जो नेट फोर्स है इन दोनों का, इस फोर्स को क्या बोलते हैं, इस फोर्स को एक स्पेशल नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं लोरेंट्ज फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, लोरेंट्ज फोर्स। तो लोरेंट्ज एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस फोर्स को स्टडी किया था, जिन्होंने चार्ज पार्टिकल को दोनों फील्ड में मूव करवाया और उस पर जो फोर्स था उसको स्टडी किया। तो इसीलिए ये जो नेट फोर्स है दोनों का जो टोटल है सम है, इसको बोलते हैं लोरेंट्ज फोर्स। ठीक है, तो व्हाट इज लोरेंट्ज फोर्स, आपसे ये पूछ लिया जाएगा डेफिनेशन इसकी, व्हाट इज लोरेंट्ज फोर्स, कि जब कोई चार्ज पार्टिकल
ऐसे रीजन में मूव करता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी है, या मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो उस पे जो टोटल फोर्स लगेगा उस टोटल फोर्स को बोलेंगे लोरेंट्ज फोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखो ये बहुत आसान है निकालना। भाई जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है, मान लो भाई यहाँ पे कोई भी क्या है, इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं ई है, किसी रीजन में ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो कितना फोर्स लगेगा उसके ऊपर, चार्ज मान लो उस पर क्यू है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ई मान लेता हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड है और बी क्या है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो कितना लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा क्यू, उसकी वेलोसिटी क्रॉस प्रोडक्ट विद मैग्नेटिक फील्ड, इतना लगेगा उस पर मैग्नेटिक फोर्स। तो जो लोरेंट्ज फोर्स होगा, लोरेंट्ज फोर्स किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगा लोरेंट्ज फोर्स। तो F विल बी इक्वल टू, F वेक्टर विल बी इक्वल टू, क्या वो कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस V क्रॉस B, V क्रॉस B, दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ लोरेंट्ज फोर्स, दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ लोरेंट्ज फोर्स। देखो अब देखो यहाँ पे, अब मैं इसकी डायरेक्शन की बात कर लेता हूं एक बार। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, भाई दो वेक्टर को ऐड करना है ना, तो दोनों की डायरेक्शन, डायरेक्शन का भी हमें पता होना चाहिए। अब अगर चार्ज प्लस का है, इफ क्यू इज पॉजिटिव, अगर चार्ज प्लस का है तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है, जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है, तो उसी की अलोंग डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स की होगी। अगर ये आपका प्लस का है तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है वही किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स की होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो गिवन होगा ना, आपको उसकी डायरेक्शन तो पता होगी, तो आपको इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन पता लगी। तो F विल बी अलोंग, F विल एक्ट अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर आपका, अब क्या पॉजिटिव की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट अलोंग V क्रॉस B, किसके लॉन्ग डायरेक्शन होगी आपकी मैग्नेटिक फोर्स की, V क्रॉस B के। और V क्रॉस B की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, यूजिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल जो हम कई बार अप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी डायरेक्शन निकाल लेनी है। तो ये जो लोरेंट्ज फोर्स है, अब यहाँ पे इस लोरेंट्ज फोर्स का ये जो कॉन्सेप्ट है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मूव करेगा तो कितना उस पे लगेगा, टोटल फोर्स लगेगा, ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने एक डिवाइस है जिसका नाम है वेलोसिटी सिलेक्टर, तो वो डिवाइस हमने इस कॉन्सेप्ट का यूज करके बनाया हुआ है। ठीक है, तो दो डिवाइस की हम स्टडी करने वाले हैं, एक डिवाइस आपका है वेलोसिटी सिलेक्टर और दूसरा डिवाइस आपका है साइक्लोट्रॉन। ठीक है, तो वेलोसिटी सिलेक्टर और साइक्लोट्रॉन दो डिवाइस हैं। देखो वेलोसिटी सिलेक्टर, वेलोसिटी सिलेक्टर ये डिवाइस किस पे बेस्ड आपका, ये आपका लोरेंट्ज फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है, लोरेंट्ज फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये डिजाइन किया गया है। दूसरा डिवाइस आपका कौन सा है, दूसरा डिवाइस आपका साइक्लोट्रॉन है, साइक्लोट्रॉन। और साइक्लोट्रॉन किस पे डिजाइन किया गया है, वो आपका जो हमने पहले पढ़ा था ना कि जो टाइम पीरियड होता है चार्ज पार्टिकल का, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है उसका टाइम पीरियड जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वी है। ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ वी है, तो इस प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ वी, स्पीड, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड।
तो इस प्रिंसिपल पे काम करता है आपका साइक्लोट्रॉन। तो ये दोनों डिवाइस हम आगे स्टडी करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसको स्टडी करेंगे। ओके।